हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज कुछ बातें पहले कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का रेगुलर लेक्चर है, वैसे ही चलेगा। देखो बच्चे, कुछ लोग आज की डेट में कमेंट्स भी अच्छे कर रहे हैं मेरे पोस्ट पे। देखिए, बुरे कमेंट करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको अगर टीचर की कोई भी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर कमेंट करिए। बट किसी की फैमिली के बारे में बेटा पर्सनल कमेंट करना, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। दूसरी बेटा, मेरी वॉइस अगर फटे टेम्पो जैसी है या मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, आई नो वो जो इडियट लोग हैं वो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो मैंने एक बेसिक चीज़ कहना चाहता हूँ। बेटा, मैं लता मंगेशकर नहीं हूँ, ना मैं मुकेश कुमार हूँ, ना मैं मोहम्मद रफ़ी हूँ। ठीक है। मैं एक सिंपल टीचर हूँ और मैं कैसा पढ़ाता हूँ मुझे आपसे बेहतर पता है। तो आप लोग मुझे बताने की कोशिश ना करें, आप लोग अपनी लाइफ देखें। क्योंकि अगर आपकी औकात कुछ होती तो शायद आप यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट ना कर रहे होते, अपना वो काम कर रहे होते जो आपके पास होता। क्योंकि आप लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक तुच्छीपंती करनी आती है, वो है टीचरों को बदनाम करना। तो थोड़ा अपना करियर और अपनी लाइफ देखिए। क्योंकि आपके घर पे भी बहुत लोग होंगे जिनके बारे में उंगलियां उठाई जा सकती हैं। मैं समझ रहा हूँ मैं किसको इशारा कर रहा हूँ और वो भी समझ रहे होंगे मैं जिनको इशारा कर रहा हूँ। बट कृपया मैनर में आइए, क्योंकि अगर आपके पास मैनर नहीं है तो मुझे मैनर में लाना भी लोगों को आता है। एक टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के लिए बुरा सुन लूँगा। तो थोड़ी तमीज़ सीखिए, अपनी लाइफ देखिए किस स्टैंडर्ड पे आप हैं और कहाँ होना चाहिए। तो ये महिलाओं वाली हरकतें बंद कर दीजिए। और अगर आपकी ज़्यादा अच्छी औकात है या आपको लगता है बस बहुत ताकत है, आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, तो फिर बच्चे सॉरी, अब मैं जो नोट्स बोल रहा हूँ वो आप लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए जो कुछ इडियट्स हैं। तो आप बेशक मेरे सामने आइए, सामने बैठ के बोलिए क्या औकात है। आपकी इतनी औकात नहीं होगी बेटा कि आप 15 मिनट का एक लेक्चर बना लें। दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये बेटा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं बेटा जो कमेंट्स बुरे कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आप सबको भी यही चीज़ कहूँगा कि मैंने आईएएस किया कि नहीं किया ये मेरा क्राइटेरिया है, मैंने एजुकेशन में क्या किया ये मेरा क्राइटेरिया है। मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं और जो सेलेक्ट हो रहे हैं, दे नोज इट वेल। जो मुझसे क्लास कर रहे हैं उनको बेहतर पता है। और आप जैसे इडियट्स को मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता। दूसरी चीज़ ये कि गाली गलौज करके और बैड कमेंट्स करके आप किसी के अकाउंट को ख़राब नहीं कर सकते जब तक उसके बच्चों का टीचर के साथ ट्रस्ट है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि आप 15 मिनट का लेक्चर नहीं बना सकते। और दूसरा, अगर मैं आईएएस बन चुका होता, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका होता, तो मैं यहाँ बैठ के लेक्चर नहीं बना रहा होता, आपको अभी तक जेल के अंदर पहुँचा चुका होता। तो दोबारा मुझे वैसे कमेंट ना दें। और इतने बड़े काबिल हैं, इतनी बड़ी आपकी औकात है, तो पहले अपनी फैमिली को देखें। चलिए, बिना देरी के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आज का इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर है वो कैरन पे है। ठीक है। कैरन एनर्जी जो है उसको सू किया गया था, उसने सू किया था हमारे इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सेशन को। और उसके बाद अब उसने कहा कि भाई एयर इंडिया इन्हीं की बिलोंगिंग है, तो एयर इंडिया को इन्होंने शू कर दिया है। ये रियल केस क्या है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, आइए हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, अभी क्या है, इनको 1.2 बिलियन आर्बिट्रेशन अवार्ड हुआ इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा। और इन्होंने कहा है कि भैया इसको लेने के लिए वो लगेंगे। और इसको लेने का बेस्ट तरीका क्या है, इसको लेने का बेस्ट तरीका ये है कि भाई जो भी इंडियन के एसेट्स हैं बाहर, उनको हम सीज़ करें अगर वो नहीं पे करता। तो जाहिर सी बात है, यूएस कोर्ट में इन्होंने गए, अभी यूएस कोर्ट में जाके इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे एयर इंडिया का ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है, तो इसको हम सीज़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने उसको पर्टिकुलरली बेटा सीज़ कर दिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे क्या है यहाँ पर, क्या है, 1.2 बिलियन एट्रीब्यूशन अवार्ड किया इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। ब्रिटिश कैरन एनर्जी कंपनी जो है, उसने एयर इंडिया को न्यूयॉर्क में सू किया और कहा कि भाई जो इनकी ऑफिस हैं और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, वो सारी हम लेंगे और उससे अपना टैक्स लेंगे। अब एयर इंडिया का डिस्प्यूट क्या है भाई, दिसंबर लास्ट ईयर इन्होंने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जब रूल किया 568 पेजेस का, तो इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने गारंटी इक्वल ट्रीट नहीं किया, इक्वली हमें ट्रीटमेंट बेहतर नहीं दिया। जो हमारा बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। और जो कॉज है वो बहुत गलत है, इसे इन्हें नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि जो टैक्स इन्होंने हम पर दिया था वो प्लस इंटरेस्ट के साथ ही अब हमें पे करेंगे, जो हमने ले रखा है। तो जाहिर सी बात है, इन्फोर्स करने की कोशिश हुई, तो ये साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क में गए, वहाँ पर एयर इंडिया के अगेंस्ट गए। और इंडिया ने भी इसको एट्रीब्यूशन अवार्ड को नीदरलैंड में चैलेंज कर दिया है। ये ज्यूरिडिक्शन है क्या, ये डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन में क्या जा रहा है, इसका अवार्ड को कहाँ डिलीवर आना था, हेग में। इंडिया मूव करी, अपील कर दी, फिर नीदरलैंड, हेग में। अब जब ये अपील हुई है तो क्या हुआ, किरण अदर हैंड चला गया न्यूयॉर्क में अपने इस अवार्ड को लेके। और इसने कहा कि भैया जो यहाँ पर इनकी हेडक्वार्टर्स हैं 570 लेक्जेंटन एवेन्यू न्यूयॉर्क में, ये हमें चाहिए। और इनिशिएट प्रोसीडिंग इन्होंने केयर करने की कोशिश की। अब क्या करता है,
कैरिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो ऐसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पे इंडिया की एयर इंडिया की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है ये अल्टर ईगो है एयर इंडिया, इंडिया का इसका प्रॉफिट सब इन्हीं के पास जाता है, टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें सीज़ कर रखा है। तो इंडियन गवर्नमेंट की एंटिटी होने के कारण हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ऐसे ही कैरन ने एक 1983 का यूएस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिया था, जिसमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिट करता है। उन्होंने कहा भाई ये जो है एयर इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक एजेंट है, इसकी तरह काम कर रहा है, तो हम अपना पैसा इनसे भी ले सकते हैं। एयर इंडिया का जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट के पास सीधे जाता है, तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं अपने ऑफिशियल को, ये क्या बोलते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा इस अल्ट्रेशन को हमें ध्यान रखना है, तो हम इस चीज़ को करेंगे। देखिए ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए एक रूल है, उसके चक्कर में ये होता है। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ ये है क्या बेटा, इसको आप समझ लीजिए। देखिए कभी केस हुआ 2006 में 2006 में बेटा एक कंपनी थी हच। हच ने पहले एसआर से शेयर लिए थे और हच वोडा कंपनी बनी थी। हच को एक्वायर किया बेटा वोडाफोन ने, और जब वोडाफोन ने एक्वायर किया तो इन्होंने क्या कि इन्होंने शेयर ले लिया इस कंपनी के। जब ले लिए तो इंडियन गवर्नमेंट सामने है कि इन्होंने कहा भाई आपने किसी कंपनी के शेयर लिए तो उसका जो प्रॉफिट हुआ उसका पैसा किसे देंगे। तो 7,000 CR से ऊपर का इन्होंने इन पर टैक्स लगा दिया। जब इन्होंने टैक्स लगा दिया तो बॉम्बे कोर्ट में चले गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब गए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भाई आप टैक्स ले दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लिवाइव किया है, ये जेन्यून है। इस बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को लेके बेटा ये सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो हमारा 1961 का टैक्स का लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको ये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक होल्डिंग को ही ले रहे हैं। तो इस टैक्स को इन्होंने डिनाई कर दिया। जब डिनाई कर दिया तो ये कोर्ट केस 2007 से पहुंच गया था 2012 में। फिर बेटा 2012 में क्या हुआ, जब 2012 आ गया तो 2012 में जब इस केस को वहाँ पहुँचाया गया तो यहाँ पे बेटा कुछ इश्यूज ऐसे आए जो लोगों को नहीं पता। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 2012 में क्या हुआ। 2012 में बेटा एक सिंपल सी चीज़ ये की गई कि 2012 जब आया तो 2012 में बेटा इन्होंने फिर से कोशिश की इस चीज़ को ख़त्म करने की। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक सिंपल सा काम किया कि जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी जी, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा लॉजिक सोचा। उन्होंने कहा यार इसको सही करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, एक एट्रीब्यूशन टैक्स का अमेंडमेंट किया अपने कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अमेंडमेंट किया, और इसके थ्रू इन्होंने कहा कि भाई हम एक अमेंडमेंट करते हैं और उसका हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने 61 के एक्ट में इन्होंने ऐड कर दिया इस अमेंडमेंट को, और इन्होंने कहा कि 2012 से भी पहले जो टैक्स ड्यूज़ हैं उनको अब हमें ये लोग देंगे, इसको नहीं देंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा नहीं अब हमें सारे टैक्स देंगे। तो इन्होंने टैक्स लेने का रूल बना लिया, और इसको इन्होंने कहा कि अब सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो भाई टैक्स का एक सिंपल सा रूल बन गया, इसके चक्कर में इन्हें टैक्स पे करना था। तो वोडाफोन फिर इस चीज़ में लगा। अभी ये डिस्प्यूट अभी भी एज इट इज़ ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी इस पे स्टे लगा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, 2012 में जब ये रेट्रोस्पेक्टिव आया तो कैरिन एनर्जी पे भी यही हुआ था कि इन्होंने क्या किया, इनके बहुत सारे शेयर्स बेटा इंडियन मार्केट में बिखरे हुए थे। इसका सिंपल सा मतलब आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया में ये 4 कंपनीज़ हैं जो कैरिन इंडिया की थी, तो इन्होंने कहा कि इसको चलिए मर्ज करके अब एक कंपनी बनाते हैं। तो इन्होंने अपनी कंपनी के स्टेक एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया। जब ये करके उन्होंने एक इंडियन ऑफरिंग कर दी, और उसके बाद इन्होंने 30% अपने शेयर मार्केट में डाले, जिसको खरीदने के लिए वेदांता ग्रुप आया और इसको 9.8% स्टेक देने से मना कर दिया यूके ने। उन्होंने कहा अब आपको नहीं देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन पे तकरीबन 6,000 करोड़ का टैक्स बनता था, जो कायरन यूके पे इनको लेना था। तो इंडिया ने कहा भाई आपने जो ट्रांजैक्शन किया उस पर आप टैक्स दे दीजिए। तो इन्होंने वापस ये रूलिंग उठा ली। इन्होंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होता कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में इन्होंने बेटा ये अमेंडमेंट किया था सेक्शन 2/4 2012 में, इसे इन्होंने किया था। तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ नहीं हो सकती है, अब ये तो गलत चीज़ है। कैपिटल एसेट्स जो है इंडिया में थे, इंडिया के स्टेक है, तो इस पर टैक्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके बाद जब यहाँ से इश्यूज़ आते हैं तो फिर ये अब इंटरनेशनली एट्रीब्यूशन में लेके जाते हैं, जहाँ से जीत जाते हैं। अब बेटा इनके जीतने का इशू क्या आएगा, इनके जीतने से प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आज की डेट में ये लोग प्रॉपर मैनर में काम नहीं करते, और इंडिया की अब क्या है गुडविल साख पे आ गई है। अब इंडिया अगर ये हार जाता है तो आपने जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाई वो कहीं ना कहीं फॉल्टी हैं। बायलैटरल ट्रेड में आप फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में काम नहीं कर रहे, अब एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, ये सारी प्रॉब्लम है। तो अब क्या है,
कैरन इंडिया, कैरन जो है एनर्जीज यूके, वो कैरन इंडिया का भी पार्ट है। और कैरन इंडिया अब क्या चाहती है, ये चाहती है यूके से मिलके कि ये जितने भी इसके ड्यूज़ बचे हैं विद इंटरेस्ट प्लस टैक्स, तो इनको जोड़कर वो ले, और इसको लेने के लिए वो इंडिया की जो एसेट्स हैं एयर इंडिया की वो बेच रही हैं। देखिए, अगर एयर इंडिया के साथ ऐसे इश्यूज़ और फ्यूचर में आते हैं तो एयर इंडिया वैसे अभी गवर्नमेंट कंपनी है जो कर्जों में डूबी है, और इसको अपने आप को उभारना है, तो उभारने के लिए इसके ऊपर और कोई डिस्प्यूट या और कोई इश्यूज़ आते हैं तो उसको वो टैकल नहीं कर पाएंगे, और बाद में इसको प्राइवेटाइज होने में और इश्यूज़ होंगे। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी इसको इंटरनेशनली चैलेंज कर रही है, वो चाहती है, बट तब तक ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अवार्ड का लेटर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट का लेके हर एक कंट्री में जा रहे हैं। वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमें एयर इंडिया की प्रॉपर्टी सीज़ करनी है, और इसकी प्रॉपर्टी सीज़ करके अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर भी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इनको टैक्स देने की कोशिश करे। तो देखिए क्या सॉल्यूशन निकलता है। अभी तक तो इसका सॉल्यूशन वे फार है, बट हाँ, ये थोड़ा गलत तरीका है जो इंडिया ने वोडाफोन के साथ या कैराइन के साथ किया, वे गलत है। टैक्सेशन वो ले रहे हैं, वो सही है कि गलत, वो बोलने वाले हम नहीं होते, वो तो कोर्ट और गवर्नमेंट डिसाइड करे। बट जेन्युइनली जो वे है जिसके थ्रू इनकी चीज़ें बुरी हो रही हैं, वो इनकी गुडविल को नो डाउट बहुत डाउन ले जाएगा। तो इनको कोशिश करनी है अपनी गुडविल को बेहतर मैनर में रखें और अच्छी रखें। फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में अगर ये डील करते तो अभी तक कोई इशू नहीं आता। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही थी इंडिया में। तो देखते हैं फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी यूके से बहुत ज़्यादा आता है। आईआर में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, अगर अपने लेक्चर में आईआर में ऐड करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो देख लीजिएगा ऐड करके, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं ऐड करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए बेटा इतना ही है। सॉरी मॉर्निंग, अभी इनिशियली मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली। देखिए जेन्युइनली कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों को बदतमीजी करने को छोड़ के कुछ नहीं आता, एंड आई एम प्रेटी इमोशनल पर्सन, तो मुझे ये चीज़ बुरी लगती हैं। मैं एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा, आप मुझे बुरा भला कहिए, मेरी टीचिंग में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है बेशक मुझे बुरा कह सकते हैं, और उसको कहने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। बट लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखिए, मेहनत ही एक ऐसा फल है जो मैंने सीखा है, मेहनत करके मैं ज़ीरो से ऊपर और ऊपर से ज़ीरो फिर आया हूँ, और ज़ीरो से फिर से ऊपर उठ जाऊँगा। इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप मेरी बुराई करें या मेरी तारीफ़ें करें। मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए तो मुझे बुराई भी नहीं चाहिए। ऑड्स टाइम सबका है, सबके लिए रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बुराई करें, और बुराई उसकी नहीं, आप फैमिली की करेंगे तो थोड़ा चीप लगता है, तो प्लीज़ ये ना करिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे सब्सक्रिप्शन बढ़ाना आपका काम है। कोशिश करिए कोई भी इल कमेंट आता है तो उसको आप मुझे इन्फॉर्म करिए ताकि मैं उसको इमीडिएटली हटा पाऊँ, और हर बच्चे के पास राइट है कि उसको वो प्रॉपरली जवाब दे पाए। आपको मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं रोकूंगा, क्योंकि कुछ लोग इडियटनेस करें तो उनको जवाब देना चाहिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सात्विक_राणा26। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।